dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. Dual nature of matter and radiation. ठीक है, ये अपना चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम पहले तो समझा देता हूँ। मैं रेडिएशन की बात करूं, रेडिएशन का बेसिक मतलब पता है क्या? अगर हम नॉर्मल देखें रेडिएशन मतलब क्या होता है, अभी के लिए हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। रेडिएशन का अभी के लिए मतलब मान लो वेव, लाइट जो एमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लाइट की अगर बात करें, लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल है? दोनों किसमें पढ़ रही है? मैं तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। हमने अभी तक लाइट को कैसे ट्रीट किया, वो लेंस से पास करवाया, प्रिज्म से पास करवाया, वो सब क्या वेव बिहेवियर। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लो तो भी क्या वेव बिहेवियर। ठीक है, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब क्या है, वेव बिहेवियर। वेव बिहेवियर। अब जैसे बोला कि जैसे साइंस डेवलप हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो क्या पता चला कि वेव जो है उसका कुछ बिहेवियर क्या पार्टिकल जैसा भी होता है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्चुअल में वेव जो है वो वेव की तरह बिहेव कर ही रही है, लाइट बेसिकली वेव की तरह बिहेव कर ही रही है, पर कुछ केस में वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है, मतलब दोनों बिहेवियर है। इसलिए वो वर्ड आया है यहाँ पे क्या, ड्यूअल नेचर, दोनों नेचर दिखा है। मतलब एक लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो वैसे ही साइंटिस्ट ने उल्टा भी सोचा कि सपोज कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर ही सकता है, और कुछ एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला कि पार्टिकल कैसे बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसका मतलब अगर यहाँ से लाइट पास करवाऊं, यहाँ से लाइट पास करवाऊं तो ऐसा पैटर्न मिलता है। इलेक्ट्रॉन पास करवाऊं मैं तो ऐसा पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, सीधा ही जाना चाहिए। पर क्या पता चला, एक्सपेरिमेंट किया तब इलेक्ट्रॉन भी ऐसा पैटर्न दिखता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इधर डार्क फ्रिंज में ऐसा मान सकते हो इधर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते, यहाँ पे पहुंचते, यहाँ पे पहुंचते, यहाँ पे पहुंचते। कैसे गए? इधर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो सीधा इधर ही जाता है। पर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी ऐसा बिहेवियर दे रहा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। तो अगर एक वेव की तरह पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो एक पार्टिकल भी पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव कर सकता है। इसलिए ये वर्ड है क्या, ड्यूअल नेचर। तो मैं चैप्टर में इसके बारे में स्टडी करना है, और मेन जो प्रॉब्लम्स और होता है हमें स्टडी करना है। बोर्ड का या कॉम्पिटिटिव पार्ट का देखो तो क्या स्टडी करना है, अभी जो मैंने इफेक्ट समझा कौन सा, फोटो, पूरा डिटेल में स्टडी करना है। एकदम सिंपल है, तुम्हें समझा भी दिया कि एक मेटल है, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उनको एनर्जी दे रहे हैं, पर किसके फॉर्म में दे रहे हैं, लाइट में दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर चले। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वो हमें स्टडी करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टेट एक और जो आगे बोल चुका हूँ, बहुत सारी थियरी है इसमें, एनसीईआरटी में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं लिखवा रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं फोटो ही भेज दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, काफी टाइम लिखने में जाएगा, पर जितना लिखवा रहा हूँ उतना ही पढ़ना, पूरा बोर्ड वाला पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैं समझा दूंगा, पर लिख लेना प्रॉपरली, तो क्या दिमाग में भी बैठ जाएगा, बोर्ड में से इसमें पढ़ सकते। ठीक, एनसीईआरटी को करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें से स्टडी कर लो, पूरा बोर्ड का तुम्हारा पार्ट कवर हो जाएगा। और ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तुम्हें करवाऊंगा इस सारे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल कितने पेज छोड़ देना, मैंने ग्रुप में ना फोटो डाल दिया है, उसमें मतलब साइड छोड़ सकते हो। कितने हैं, टोटल 6 है, 6 फोटोज है। और एक फोटो मतलब मान लो एक पेज तुम्हारा वो हो जाएगा। ठीक है ना, एक साइड तुम्हारी पूरी फिल हो जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से पेज छोड़ सकते हो, 6 साइड छोड़ देना, मतलब 3 पेज छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके। बाद में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, तो वो तो ढंग से पूरे लिखना है, पर
थियरी वाला पार्ट मैं पूरा समझा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान देना, लिखने की कुछ जरूरत नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। पहले हमें बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया किसके बारे में लेना है, इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत आइडिया ऐसे होगा ही तुम्हें, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब उसको तुम तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। एटम फंडामेंटल है क्या? नहीं, एटम को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तोड़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत कुछ आता है। एटम फंडामेंटल नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है। तो सबसे बेसिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं करने, ठीक है। तो पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है, उसे अगर देख ही नहीं सकते तो कैसे पता चला? जैसे अगर तुम्हें बात करूं, मैं एयर भी कहाँ देख सकता हूँ, पर मैं एयर का असर वो बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं हाथ रखा, फील हो रहा है, मुझे फ्लो फील हो रहा है। फ्लो से बेटर मैं कहूँ, यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, मुझे फोर्स फील हो रहा है। वो फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? एयर की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम जो चीज देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसको हम कैसे उसका असर देखते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिससे पता चला इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो किसने किया? प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया तो थॉमसन ने, जे थॉमसन। उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना ना बहुत आसान है। एक फिलामेंट है, फिलामेंट मतलब मेटल कॉइल, उसको हीट करो, करंट पास करवाओ, ठीक है, हीट होगा। अब हीट होगा तो इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। अब वो मैं देख ही नहीं सकता हूँ, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं? बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक प्लेट लगा दो, इसको नेगेटिव चार्ज दे दो, इसको पॉजिटिव दे दो, तो इलेक्ट्रॉन के इधर पास होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ। पर फिर भी मुझे थोड़ी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या नहीं। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक एमीटर डाल दो, इलेक्ट्रॉन इधर पास हो, करंट फ्लो हुआ है। अगर एमीटर को डिफ्लेक्शन दिखे, मतलब मैं बोल सकता हूँ करंट आ रहा है। करंट कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन गया तभी हुआ होगा, तो मेरा प्रूफ है। अगर डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच ही नहीं रहे या प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन के बाहर निकल गए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले वर्ड नहीं आया था, ठीक है। हम ये विलियम क्रुक्स करके एक फिजिक्स था, उसने ऐसा बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था कि पक्का कुछ बीम आ रही है इधर, उसने ये बोला। उसको थोड़ी ना पता था इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है। नेगेटिव चार्ज उतना पता चला था क्यों पॉजिटिव इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसने इस बीम को क्या नाम दिया? कैथोड रे। क्या बोला कि क्यों कैथोड है ना, नेगेटिव है, उससे आ रहा है। क्या बोला? कैथोड रे एक आ रही है नेगेटिव चार्ज। बाद में एक फिजिसिस्ट आया इसके बाद थॉमसन ने क्या किया? इस बीम को ना स्टडी किया। कैसे स्टडी किया कि बीम मिल रही है, ऐसे बीम आ रही है, तो इसने यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर सकते हैं पता है? चार्ज को, चार्ज ही है ना, उसको चार्ज को क्या स्पीड कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज करते हैं। तो उसने स्टडी किया इससे, तो उसने प्रॉपरली कैलकुलेशंस किए, उसने ये रेशियो कैलकुलेट किया। इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज अपॉन मास, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। तो उसने वो कैलकुलेट किया थॉमसन ने और नाम दिया ये पार्टिकल्स का बना है, और ये पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? किसका बना होगा? ये इलेक्ट्रॉन। थॉमसन पहला जिसने वो वर्ड यूज किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद मास का कैलकुलेशन है ना किसने किया? इसके बाद एक और फिजिसिस्ट है मिलिकन। मिलिकन का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया? एक छोटा सा ड्रॉपलेट है, अगर ऐसे छोटा सा अपने ड्रॉपर है, ऐसे प्रेस करूं तो ड्रॉप तो क्या नीचे गिरेगा? क्यों नीचे गिरेगा वो ड्रॉप? वीडियो में आता है क्यों नीचे गिरेगा ड्रॉप? क्या लग रहा है? वेट लग रहा है mg। और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, ये ड्रॉप है नेगेटिवली चार्ज है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो
नीचे की तरफ फील्ड लगाऊं तो इस पे क्या एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक ऊपर की तरफ। अगर मैं ऐसे मेंटेन करूं फील्ड को कि ये ड्रॉपलेट उधर का उधर ही रहे, मैं बोल सकता हूँ दोनों फोर्स सेम है। तो क्या लिख सकते हैं, mg = qe। तो इधर से भी मैं क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूँ ना रेशियो, g पता है 9.81, ई प्लेट वोल्टेज होता है हम खुद मेजर कर रहे हैं, तो ई भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी पता है, ये भी पता है, क्या मिल जाएगा, ये रेशियो। तो ये सब फिजिसिस्ट थे, ये सब ने क्या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में काफी अच्छी स्टडी। अब ये क्यों समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है ठीक है, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पार्ट में इसके बारे में कुछ नहीं पूछे, किसने क्या किया वो सब कोई नहीं पूछता है। बोर्ड में एमसीक्यू में आता है, किसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, या ये कौन सा ये ऑयल वाला कौन सा यूज किया, किसने स्टडी किया, ठीक है ना, ऐसे आ सकता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, नोट्स में ये सब है लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या कैलकुलेशन जो सब उन्होंने किए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के बेसिक स्टडी, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं इस पे कि अपने पास मेटल है, मेटल में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन नाम में इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एमिशन करना है, सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, एनर्जी चाहिए या फोर्स चाहिए। तो ये तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, अपने आप थोड़ी निकलेगा। अपने आप क्यों नहीं निकलेगा, न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो अपने आप तो निकलेगा नहीं, क्या एनर्जी देनी पड़ेगी या फोर्स देना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो है वो क्या है, हीट दो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे टाइप का जो एमिशन होता है उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। हीट दे रहे, हीट दे। दूसरा, हीट से बेटर एक्यूरेट कौन सा है, लाइट। लाइट दो तो ज्यादा तुम एक्यूरेटली अच्छी तरह दे सकते हो। क्यों, हीट है ना, तुम एक्यूरेटली प्रिसाइसली नहीं दे सकते, हीट हर जगह फैलती है। और लाइट है, लेजर यूज करो, तुम जहां चाहो उधर एग्जैक्टली दे सकते हो, फ्रीक्वेंसी वो सब चेंज कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट होता है। बेटर तरीका कि लाइट यूज करो तो भी एनर्जी दे सकते हो, बाहर निकलेगा। उसको क्या नाम दिया अभी हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन, जो भी बोलना। और तीसरा तरीका क्या होगा, सपोज यहाँ पे मेटल है, इधर मैं एकदम हाई पॉजिटिव प्लेट दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट होंगे, तो ही बाहर निकल सकते हैं। अब इधर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दी, क्या लगा रहे हैं एक तरह से फोर्स, पर इधर पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं, बेसिकली क्या लगा रहे हैं, फील्ड लगा रहे हैं। कौन सी फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक, तो उसके जो अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा भी एमिशन होता है जिसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। तो तीन टाइप के एमिशन है, थर्मियोनिक, फोटो और फील्ड। इस चैप्टर में अपना पूरा फोकस इस पर, ये बस आइडिया देने के लिए देखिए, पूरा फोकस इस पर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इतना बेसिक आइडिया। अब इसके भी स्टडी बहुत सारे फिजिक्स में की, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में इक्वेशन वो सब आएगी। सबसे पहले स्टडी किया हर्ट्ज ने, हम वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट यूज करते हैं ना, हर्ट्ज, वो हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसने स्टडी किया, वो स्टडी भी बता देता हूँ। जो भी डिस्कस किया वो प्लेट वाला, लाइट वाला वही है। क्या है बेसिक कि यहाँ पे मेटल की स्ट्रिप है, ये दो मेटल के एंड पॉइंट्स है, यहाँ पे दूसरा एक मेटल, और बाद में यहाँ पे डिटेक्टर्स होते हैं। डिटेक्टर्स मतलब सेंसर, क्योंकि हम ये सब इलेक्ट्रॉन वेव्स वो सब देख थोड़ी सकते हैं, एक लूप होता है, एक सर्किट होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने, ये हर्ट्ज ने किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इधर अगर यहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट हो, यूवी रे इंसिडेंट हो, तो अभी हमें फिजिक्स तो पता है, इंसिडेंट हो तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, पहले फिजिक्स समझो। उसने यूवी लाइट इंसिडेंट की तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक स्पार्क मिल रहा
स्पार्क क्यों मिल रहा है? बस इतना एक्सपेरिमेंट है छोटा, डिजाइन काफी आती है पर हमें इतना नहीं देखना, हमें फिजिक्स पे ध्यान देना है। यूवी लाइट जब एमिट करे, सॉरी इंसिडेंट करे, स्पार्क मिलता है, स्पार्क बढ़ता है, कुछ ना करो कुछ नहीं ऐसा दिखेगा था, तो उससे अब हमें दिमाग लगाना है कि भाई क्या हो रहा है। मुझे बताओ इधर यूवी लाइट एमिट करने से क्या हुआ कि जिसकी वजह से स्पार्क बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए होंगे, स्पार्क से क्या लेना, चार्ज पड़ा हुआ है। स्पार्क क्यों होता है पता है? वो सबसे अच्छा एग्जांपल पता है क्या है? वो लाइटर, कुकिंग, हम वो जो क्या कहते हैं वो स्टव होता है, हम वो लाइटर यूज करते हैं लाइट करने के लिए उसे, तो वो लाइटर ऐसे ही उससे हम प्रेस करते हैं, तो नोट किया ना कैसे स्पार्क होता है। वो स्पार्क बेसिकली क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर, ज्यादा अमाउंट में अचानक चार्ज ट्रांसफर हो तो हम उसे देख सकते हैं, किसके फॉर्म में, स्पार्क। फिर स्पार्क दिखा इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। फिर हर्ट्ज ने बोला कि भाई इधर से पक्का इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो इसलिए मुझे क्या मिला, तो सबसे ये क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया ना, लाइट आ रही है इलेक्ट्रॉन निकला, तो हर्ट्ज ने पहली स्टडी। अब कभी भी ऐसी स्टडी होती है तो दुनिया को कैसे पता चलता है, बेसिकली कम्युनिटी को कैसे पता चलता है, वो पेपर पब्लिश करते हैं, लिखते हैं भाई मैंने ये किया है, फोटोज वो सब डालते हैं, उसे पेपर कहते हैं, रिसर्च पेपर। तो वो हर क्या कहते हैं साइंस कम्युनिटी में फैलता है, वो पढ़ते हैं, दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसने किया है तो ऊपर भी कुछ भी लिख सकता है, तो वो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं, जो लिखा है उसमें उस सेटअप करते हैं, ट्राई करते हैं, हुआ सक्सेसफुल, तो दूसरे क्या करते हैं और स्टडी करते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम आगे, और कितना स्टडी कर सकते हैं। तो दो साइंटिस्ट और जो इसको और आगे स्टडी किया, कौन से थे वो, लेनार्ड और हेल्बर्ग, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने और इसको स्टडी किया, मतलब मॉडिफाई किया एक्सपेरिमेंट को। तो वो उसका डायग्राम में बता देता हूँ क्या किया इन्होंने। Okay. ये बेसिक सेटअप है, मैं सेटअप समझा देता हूँ। इनका सेटअप है, लेनार्ड और वो सब ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया, ये जो है ना, ये ग्लास ट्यूब है, उसमें से एयर को हटा लेते हैं, मतलब क्या बचा अंदर, कुछ नहीं, तो क्या कहते हैं वैक्यूम। तो ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट में ये पार्ट बेसिकली नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पार्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसको कैथोड बोलते हैं, और इसको दूसरा भी नाम है, इसको कहते हैं एमीटर। ये पॉजिटिव से है, एनोड, इसका भी एक और नाम है, क्या कहते हैं कलेक्टर। क्यों नाम आया वो समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट करते हैं, क्या होगा, ये मेटल है, ये मेटल है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब वो इस टाइम ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन में दिख नहीं रहे, तो बोले बताओ ये सब क्या किया है, तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जरूर पहुंचेंगे, क्या होगा, इधर रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो उससे प्रूव है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये वोल्टेज वो सब क्या है, वो बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए उधर वोल्ट मीटर वो सब रखते हैं कि भाई मैं बढ़ाऊं तो क्या असर होगा, वो सब स्टडी करने के लिए। तो ये क्या है, बेसिक सेटअप। ये क्या है, रियोस्टेट, उससे हम रेजिस्टेंस क्या चेंज कर सकते हैं, करंट और वो सब कंट्रोल कर सकते हैं सर्किट में। ये क्या है, बेसिक सेटअप, ठीक है। ये इन्होंने ये सेटअप किया। अब क्या ऑब्जर्व किया, बेसिकली जो डिस्कस किया वही, यूवी लाइट पास करो, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन से क्या दिखा, मुझे रिफ्लेक्शन दिखा, इसका मतलब क्या, पक्का इलेक्ट्रॉन के इधर पहुंचे। ये प्रूफ है मेरा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी कोई चीज है। अगर इसमें हम स्टडी करेंगे, वो मैं अलग से नेक्स्ट क्लास में पूरा बताऊंगा, तो एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। सपोज मान लो एक आइडिया ही है, ठीक है, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे,
हर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन इधर निकलते। क्या लगता है 100 के 100 इधर पहुंचेंगे क्या? कुछ इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पे जा सकते हैं, 100 के 100 तो नहीं पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो करंट मिलेगा कुछ। अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचाने, क्या करूं? इधर वोल्टेज बढ़ा दो, फिर पॉजिटिव बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो और अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो हो सकता है पहले 10 पहुंच रहे हो, 20 पहुंचे, 30 पहुंचे, करंट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा करंट। मैं वोल्टेज बढ़ाते ही जा रहा हूँ, करंट भी बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, सब ग्राफ है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, वो उसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी मेन इस पे ध्यान दो। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 10 पहुंच रहे थे, 20 पहुंचे, 30 पहुंचे, पहुंचते ही जा रहे हैं, मैं वोल्टेज बढ़ाते ही जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे 100 के 100 पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं और वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा? 100 के 100 ही पहुंचेंगे और 100 के 200 पहुंचेंगे, क्या होगा? 100 प्रोड्यूस हो रहे थे, इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे, इसकी वजह से। मैं इसको तो छेड़ नहीं रहा हूँ, इधर छेड़ना नहीं कर रहा हूँ, 100 के 100 ही बने। जब जितना भी वोल्टेज बनाओ 100 के 100 ही इलेक्ट्रॉन्स बनने वाले, तो करंट का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैसा ग्राफ? तो ऐसे स्टडी हुई है, पूरी प्रॉपरली ऐसे स्टडी होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? लेनार्ड और हेल्वाक। हेल्वाक ने एक स्टेप और आगे किया, उसने क्या यूज किया? जिंक प्लेट यूज की। जनरली ये न्यूट्रल होता है ये प्लेट, उसने जिंक प्लेट यूज की। जिंक मतलब क्या? मेटल ही है ना। तो 3 ऑब्जर्वेशन थे, बहुत सिंपल है, ये सब है नोट्स में, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या था? जिंक प्लेट यूज की। एक प्लेट पहले से नेगेटिव थी, पहले से नेगेटिव चार्ज किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मान लो -10 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऑलरेडी है। अब मैं यूवी रेज ला रहा हूं, तो क्या होगा उसकी वजह से? बोलो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो -10 कूलम सपोज चार्ज था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो -10 का कितना हुआ होगा? -10 ही रहा होगा, -9 -8 हुआ होगा, या फिर -12 -13 उतना होगा। इलेक्ट्रॉन इधर से निकले ना, इधर कम इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। तो जब नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन। दूसरा उसने क्या किया? ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज करके रखा प्लेट को। इसका मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज कैसे देते हैं प्लेट को? प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मैं वापस यूवी रेज डालता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया इसने कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और फाइनली क्या यूज किया? न्यूट्रल प्लेट यूज की। न्यूट्रल प्लेट यूज की, सेम रेज डाली, इलेक्ट्रॉन निकले, बोलो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसका ऑब्जर्वेशन। तो हर एक केस में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो बस ये दूसरा प्रूफ है कि क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है। और किस तरह से निकल रहे हैं? लाइट की वजह से निकल। तो ये एक्सपेरिमेंट। तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ये कॉम्पिटिशन में नहीं आता, बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड एंड हेल्वाक। तो तुम्हें ये सब ड्रॉ करना है, लिखना है। तो ऑलरेडी वो मैंने नोट्स में पूरा दिया हुआ, ठीक है, ये पूरा सेटअप। ओके, उसके बाद इक्वेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन जो की, उसकी इक्वेशन किसने दिया? आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने इसकी इक्वेशन दी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन, एकदम लॉजिकल है। वो इक्वेशन समझते, बाद में हम पूरे प्रॉब्लम्स और उस पे आ जाएंगे, ठीक है। इतना ही बेसिक पार्ट है और कुछ नहीं, थियरी वाला। क्या इक्वेशन है वो समझा देता हूँ। और वो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते, मैं कहीं पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या बोला? ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखें, ठीक है, ये कैलकुलेशन में काम आएंगे जब मैं लिख रहा हूँ। क्या है वो पॉइंट? तुम एनर्जी दे रहे हो, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, तुम एनर्जी दे रहे हो तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे।
कुछ मिनिमम एनर्जी तुम्हें देनी ही पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है बाहर निकलेंगे। तो मिनिमम एनर्जी का नाम है, उसे क्या कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं वर्क फंक्शन, उसका सिंबल क्या कहते हैं उसे वर्क फंक्शन। कि मिनिमम एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब बेसिक क्या है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट दे दो, और नोट तो मैंने यूवी रेज ही लिखा, इंफ्रारेड या ऐसा कुछ नहीं लिखा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी ही पड़ती है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल पता है, ये भी होता है एफ, तो एक्स को क्या कहते हैं सिंबल न्यू। थ्रेशोल्ड इसमें न्यू, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। ये पहले इक्वेशन जो उन्हें काम है कैलकुलेशन। वर्क फंक्शन निकालना क्या होता है एच न्यू। वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आती है, पता है उसका फॉर्मूला, वो ये सब पढ़ा होगा hc/λ। ना पता हो तो अभी ध्यान रखिए, बाकी उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एच के इधर कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। यूनिट क्या होता है ये सबसे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मैं ऑनेस्टली कहूँ, मुझे भी काफी सारे ऐसे कांस्टेंट है जिसका यूनिट नहीं याद रहता है, तो मैं फॉर्मूला पे ध्यान देता हूँ। ये अपने पास सिंपल फॉर्मूला, इसका क्या होगा वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन की एनर्जी है तो जूल। ये फ्रीक्वेंसी है पर सेकंड, तो सेकंड इधर आ गया जूल सेकंड। एस्टिमेट क्या होता है जूल, ये एक वर्क फंक्शन। ठीक है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, एक बेसिक पार्ट बता दिया। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, ये लाइट आ रही है, आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये लाइट को ना वेव, इसमें लाइट को वेव की तरह मत ट्रीट करो। सबसे पहले ये बोला, लाइट को पार्टिकल की तरह इसमें ट्रीट करो। कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, और उसको नाम भी है उसका, पता है क्या कहते हैं फोटॉन। कि लाइट ऐसे वेव, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट को वेव मत मानना, ऐसा मानना कि पार्टिकल्स ही आ रहे हैं। पार्टिकल्स कौन से है फोटॉन। हर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, उसको सिर्फ न्यू लिख रहा हूं। हर एक फोटॉन की एनर्जी होती है, कितनी होती है वो एनर्जी एच न्यू। अगर वेवलेंथ दी हो lambda। और एक और यहाँ पे ना सर एक और वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, कैलकुलेशन में काम आएगा। ये सब कब यूज करते हैं, जब ऐसा यूनिट, ये एनर्जी बहुत छोटी होती है, जूल है ना, प्रॉपर यूनिट नहीं है। बेटर यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 तो जितने भी हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन का एक तरीका वो बता देता हूँ, क्या यूज करो 12,400 बाय लैम्डा। ये यूज करोगे ना फॉर्मूला, राइट आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इधर ये एच और वो सब कोई वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, और बस इतना एक ध्यान रखना है कि इधर वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब यूज करोगे, एच की वैल्यू वो सब डालोगे, तो आंसर कितना मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन में चाहिए डायरेक्टली। बोर्ड्स में अगर आए क्वेश्चन अभी करेंगे हम, तो यही यूज करना है, ये यूज नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या बोला, कैसे फोटोन आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, ये बहुत ही जरूरी है कि ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, अब मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ रही है, वर्क फंक्शन मान लो कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब चारों खा जाएगा, बाकी ये 6 का क्या होगा इनको क्या इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा मिल जाएगी, कौन से फॉर्म में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। मान लो ई एनर्जी है, तो कहाँ पे गई, तो वर्क फंक्शन में गई, कोई कहा गया, बाकी का क्या बचा। इस इक्वेशन को कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन।
इक्वल टू क्या होता है फाई प्लस की। इसका दूसरा भी फॉर्म है, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो क्या लिख सकते हो एच न्यू इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो एच न्यू नॉट प्लस के। अगर वेवलेंथ दी है एच सी बाई लैम्डा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है प्लस, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन। ये फोटोन के बारे में थोड़ा बता दिए, ये आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी की स्टडी करनी, ठीक है। जितने भी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ये सारे इसके होंगे, कितनी ही और ज्यादा इक्वेशन नहीं, ठीक है। तो ये क्या आइंस्टाइन इक्वेशन, अभी जो भी प्रॉब्लम्स करते हैं ये सब हमें यूज करना, ठीक है। और एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, बाद में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। फोटॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फोटॉन्स जो है क्या बताया कि लाइट इधर क्या मान के चल रहा है, लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल्स का बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का, उसको क्या कहेंगे हम फोटॉन्स। फोटॉन्स का चार्ज होता है कितना 1.6 तो इलेक्ट्रॉन का। फोटॉन मतलब क्या, वो लाइट का ही पार्ट है, लाइट का होता है कुछ लाइट का कोई चार्ज नहीं। फोटॉन इज व्हाट न्यूट्रल, फोटॉन का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फोटॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। फोटॉन की एनर्जी होती है क्या, नहीं, ये जो लिखा हुआ है फोटॉन की एनर्जी, ठीक है, ये फोटॉन की एनर्जी होती है। फोटॉन का मास होता है क्या, रेस्ट मास कहते हैं उसको, क्या होता है जीरो, नहीं होता, लाइट ही है, नहीं होता क्या। हाँ अब उसमें समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है इसमें पार्टिकल, समझ रहे हो कि भाई पार्टिकल है तो मास होना चाहिए, लॉजिक गलत नहीं है। पार्टिकल की एक और प्रॉपर्टी है, पार्टिकल के पास पता है क्या होता है मोमेंटम। तो लाइट सपोज ऐसे आ रही है, तो मान लो ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, या फिर ये अच्छा एग्जांपल यही है, जैसे ये हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ, एयर यहाँ पे आ रही है, एयर के पार्टिकल्स आ रहे हैं मॉलिक्यूल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे कुछ फोर्स या प्रेशर फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, वो सब पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनके पास क्या है मोमेंटम। अब वैसे ही सपोज ये लाइट है, यहाँ पे रखो, ऐसा कुछ फील होगा नहीं होगा। अब एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ध्यान दो, पता चलता है कि लगता है इधर भी फोर्स और प्रेशर आता है, मतलब लाइट के पास भी क्या है मोमेंटम है, इसकी वजह से फोटॉन। तो अब हम बोलते हैं इनका क्या है बिहेवियर है पार्टिकल जैसा। फोटॉन्स के पास भी मोमेंटम होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो एमवी का, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। फोटॉन का मोमेंटम का फॉर्मूला है P=mv, तो मास ही नहीं है अपने पास, तो कैसे कैलकुलेट करें। तो फोटॉन के लिए ना अलग इक्वेशन आती है मोमेंटम, क्या होती है वो इक्वेशन E/c, दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन वो बताता है, ध्यान से वो हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ठीक है। तो ये यूज करते हैं। फोटॉन का कोई मोमेंटम बोले, कोई पार्टिकल का बोले कि एटम का निकालो, इसका निकालो, उसका निकालो, तो P=mv, तो बोले फोटॉन का निकालो P=E/, ठीक है, सब पॉइंट, ओके। नहीं कर सकते ना, उसका डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसका रेंज मास क्या है 0। और ये दूसरा जो पॉइंट बताया कि जैसे पार्टिकल ऐसे फोर्स लगाते हैं सरफेस पे, लाइट भी फोटॉन्स भी क्या है फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, बस फर्क इतना है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम डे टू डे लाइफ में फील नहीं करते, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो ये जो स्पेस की बात करेंगे, सपोज एक सैटेलाइट या ऐसा कुछ हमने स्पेस में भेजा है और उसको रेस्ट पे रखा है, रेस्ट पे रख के छोड़ दिया, ग्रेविटी का असर भी ऐसे सेट कर रहे हैं हम कि सन की, मून और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं सबकी ग्रेविटी लगेगी। मान लो मैं ऐसे पोजीशन पे सेट कर रहा हूँ, सबकी ग्रेविटी तो लग रही है पर कैंसिल हो गई, नेट फोर्स क्या हो गया 0। मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो उधर मैं रख रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये है वो जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है वो रेस्ट पे करेगा क्या, ग्रेविटी भी नहीं लग रही है, मेरे को अलग से फोर्स भी नहीं लग रहा हूँ, उस पॉइंट पे पार्टिकल को छोड़ दिया, और ऑब्वियसली स्पेस है, वैक्यूम है, मतलब कोई वो एयर रेजिस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं, उधर का रखा है तो उधर ही रहेगा, मूव कर उधर ही रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, वो मूव करता है, वो मूव करना चालू करेगा, और कैसे चालू करेगा पता है, वो भी बोल सकते हो सन से दूर जाएगा। क्यों,
सन क्या रेज एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। उसका नाम है उससे रेडिएशन फोर्स। तो ये लाइट के पास भी मोमेंटम होता है। तो जब वो सैटेलाइट पर वो सब जो लॉन्च करते हैं ना, जो अपने हिसाब से जाते हैं, उसमें रेडिएशन और वो सब रेडिएशन फोर्स प्रेशर का ना ध्यान रखना होता है डिजाइनिंग में, वरना वो क्या है अपनी ट्रेजेक्टरी से दूर चला जाए, वो सब का ध्यान रखते हैं। तो स्पेस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते, डे टू डे लाइफ में कुछ फील नहीं होता, तो स्पेस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि और कोई फोर्स लग ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब रेडिएशन फोर्स प्रेशर करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आए। अभी के ये सब पॉइंट बता रहा हूँ। ये सब पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, जो डिस्कस किए कि फोटोन इज न्यूट्रल, फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन का मोमेंटम होता है, फोटोन का क्या कहते हैं रेडिएशन फोर्स प्रेशर होता है, वो सब पॉइंट्स में लिखने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स में वो भी डाल देंगे सब नोट्स में, ये जो पूरा डिस्कस किया। अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये सब पॉइंट पे ध्यान दें। फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, प्रॉब्लम्स के लिए क्या काम आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन, लाइट आ रही है, लाइट जो आ रही है उनकी एनर्जी क्या होगी, h nu या h3 by लैम्डा, इतनी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये किसमें वैल्यू मिलेगी, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो। ठीक है, और लाइट आ रही है, पर कुछ पार्ट वो खा जाएगा कि मिनिमम चाहिए, क्या कहते हैं उसको, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, जो उतनी खा जाएगा पाई, बाकी एक्स्ट्रा कहाँ पे जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, एक और बस बता देता हूँ, एक और इक्वेशन। सपोज कोई सोर्स का पावर दिए, जैसे इसका पावर दिया है, कितनी पावर एमिट हो रही है, या लेजर लाइट का पावर दिया है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी इतनी होती है। लेजर लाइट में ऑन करो, कितने सारे फोटोन्स निकल रहे होंगे, तो नंबर निकालना हो कैसे निकाल, पावर दिया होगा किससे डिवाइड कर लो, एक सिंपल एक एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे टोटल फोटोन, कि हर सेकेंड में कितने निकल रहे हैं। तो ये सब इक्वेशंस है, इसके बेस पर हमें प्रॉब्लम्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई रफ में तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, जरा ये रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले एनसीईआरटी के करवा देता हूँ, तो उसमें ना बेस तुम्हारा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूरे क्वेश्चन प्रॉपर लिखना, और जो बताया 6 फोटो है टोटल, और एक फोटो मतलब मान लो एक सिंगल साइड तुम्हारी चली जाएगी, ये पूरा ये सब है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाओ, पेजेस छोड़। ठीक है, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ वो पूरे लिखने हैं प्रॉपर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन लिखो। A laser has frequency laser has frequency 6 into 10 raised to 14 hertz, 6 into 10 raised to 14.4 hertz, and power 2 into 10 raised to minus 3 watts, 2 into 10 raised to minus 3 watts. दो पार्ट है, पहले पार्ट में लिखो, फाइंड एनर्जी of photon of the beam, find energy of a photon of the beam. ठीक, ये पहले पार्ट। दूसरा पार्ट में लिखो, how many photons per second, how many photons per second are emitted, how many photons per second are emitted by the beam, are emitted by the beam. ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये जो बोला मैंने सभी क्वेश्चन अभी मैं एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम पूरे उसके करेंगे, कंप्यूटर लेवल के ग्राफ को वो सब आएगा, प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्ली ढंग से लिखते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज करना वो भी आइडिया मिल जाएगा। पहला साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करो, डेटा में बताते हैं।
क्या न्यू या न्यू नॉट? न्यू जो दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, तो न्यू कितना है लिखो, 614 हर्ट्ज न्यू दिया हुआ है, और कैपिटल पी दे रखा है, कितना है वो 2 × 10⁻³ वॉट। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो इतने सारे मैंने फॉर्मूला लिखा है, h nu hc by lambda 12,400 वाला कौन सा यूज करें? फोर्स है तो 12,400 वाला तो यूज कर ही नहीं सकते, h nu hc वाला लैम्डा कौन सा यूज करेंगे? h nu। अब फोन यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, सर इक्वल टू h nu पहले जूल में रखो, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और 6.6 लेके 6.6 देखो कुछ ना भी है वो तो 6.6 6.3 चलेगा वैसे तो। अब ये एक्यूरेट 6.63 रखो, और न्यू कितना अपना 6 × 10⁻14 है, कितना आ रहा है? 3.97 × 10⁻⁻19 6.97 × 10⁻⁻19 जूल क्या होगा? जूल। इसमें सब ऐसा ही में डाल दो तो जूल। पर वो ध्यान रखो ये क्लू है, कितनी कम वैल्यू है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो ये भी है तो किसमें कन्वर्ट करो? 12,400 यूज करना है तो क्या करें? अभी मैंने कन्वर्जन तो बताया ही, 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड, जूल में दिया तो उसको कन्वर्ट करना तो डिवाइड कर दो, 3.97 × 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10, कितना आ रहा है? 2.48। अब लिख सकते हो EV, इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी होगी एक सिंगल फोटोन की, ठीक है? देखिए सब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? पर सेकेंड मतलब क्या निकालना? n निकालना है, P भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है। E किसमें जूल में आया वो यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन जूल सब ऐसा यूज करोगे तो उसमें जूल वाला यूज करना। ठीक है, n = P/E। P कितना है? 2 × 10⁻³ और E अपना 3.97 × 10⁻19 कर लो। कितना है बोल? 5.05 × 10⁻15 यूनिट क्या होगा? ये हर सेकंड में निकल रहे तो पर सेकंड ध्यान रखें, 5.05 × 10⁻15 पर सेकंड, ठीक है ना? हर सेकंड में इतने फोटॉन निकल रहे, ठीक है? ऐसे कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स क्या है बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के ही करवा। क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ वो पूरा अपने आप ट्राई करो, ठीक है? कुछ जजमेंट लेना, पूरा अपने आप ट्राई करो। ओके, हीलियम नियॉन लेजर of wavelength 632.8 nanometers, 632.8 nanometers has power 9.42 milliwatts, 9.42 milliwatts इतना दिया हुआ, ठीक है? पहले पार्ट में लिखो, फाइंड एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, फाइंड एनर्जी
and momentum of each photon, and energy and momentum of each photon. ठीक है, ये दे रखते हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो how many photons per second arrive at the target due to the beam, arrive at the target due to the beam, arrive at the target due to the beam। ठीक है, ये दूसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट में लिखो how fast does a hydrogen atom has to travel in order to have same momentum as that of the photon, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें ना डेटा दे रखा है, हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है mh लिखते हैं, mh वो लिखो 1.67 into 10⁻27 kg, 1.67 into 10⁻27 kg, ठीक है। और ये h की वैल्यू भी दे रखी है 6.625 into 10⁻34 जूल सेकेंड into 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब ये पूरा अपने आप ट्राई करो।
भाई कैलकुलेट कर देगा Then point में आ रहा है ना? हाँ एन तक होगा ही वाला बहुत ज्यादा छोटा जस्ट माइनस मूवमेंट दिया है कि जब जो भी लेना अरे मोमेंटम को पावर और भी आता है खाली स्मॉल भी कर दो सर कर ही रहे हो तो थ्रेश होल्ड कर लेना एनर्जी तो सेम कर देखो पढ़ो मोमेंटम सेम कर एनर्जी सेम समझो इसमें ये किसके लिए प्रोटॉन के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए तो सेम नहीं होगा ना 1.0 पर ज्यादा ओके चेक करो आंसर। पहले पार्ट में एनर्जी पूछा है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? Hc by lambda। H की वैल्यू दे रखी है, C तो पता है 3 to 10 to 8, लैम्डा भी दे रखा है, लैम्डा नैनोमीटर्स में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना 10⁻⁹। क्या है आंसर? 5.3 GeV। ये जूल कर लेते हैं 8.8 3.14
3.14 into 10 is to 19 जूल। ईवी में चाहिए तो डिवाइड कितना आ रहा है 1.96 ईवी। इसमें कन्वर्ट करना ही है, ठीक है। ये एनर्जी आई और क्या पहले पार्ट में पूछा, मोमेंटम भी पूछा ना, उसके फॉर्मूला बोलो इक्वल टी बाई सी। इधर ई कौन सा डालना है, जूल वाला डालना है, SI में चल रहा है। तो 3.14 into 10 to -19 अपॉन 3 into 10 to 8 कितना आ रहा है ये 1.04 into 10 to -27। यूनिट क्या होगा kg मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। ये सब SI में चल रहा है। पहले पार्ट में ये आएगा। दूसरे पार्ट में वही पूछा था नंबर ऑफ फोटॉन, तो सेम ही फॉर्मूला है n इक्वल टू p बाई ई। पावर कितना है, पावर कितना 9.4 मिलीवॉट। 9.4 तो 9.4 मिलीवॉट है। तो 3 अपॉन ई कौन सा डालेंगे जूल वाला। तो 3.14 into 10 to -19 कितना आ रहा है 3 into 10 to 16। 3 into 10 to 16 सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। इतने फोटॉन आएंगे, आया था ये सब। और तीसरे पार्ट में हाँ करना ही पड़ेगा, तो लिखा 10 और तीसरे पार्ट में क्या पूछा है समझो, हाउ फास्ट हाइड्रोजन एटम को, मतलब क्या निकालना है हाउ फास्ट, मतलब स्पीड निकालनी है किसके हाइड्रोजन एटम की। क्या चाहिए पर क्या दिया हुआ है कि मोमेंटम क्या करना है सेम। तो जो फोटॉन का मोमेंटम है कौन सा, ये वाला, वही हाइड्रोजन एटम का करना है। जैसे मोमेंटम के लिए ये यूज किया, हाइड्रोजन के लिए क्या यूज किया हाइड्रोजन पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है। तो तीसरे पार्ट में P इक्वल टू mv यूज करो, ये v निकालना है तो p बाई m ऑलरेडी p हमें पता है वो यूज करना है। 1.04 into 10 to -27 और 1.67 कितना है 0.622 मीटर पर 622 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये स्पीड आएगी, इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन बेस दिया हम क्या देखेंगे जैसे प्रॉपर्ली आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन of a metal is 4.2 eV, is 4.2 eV, ठीक है, full stop. Will this metal give photoelectric emission? Will this metal give photoelectric emission for radiation of wavelength, for radiation of wavelength 330 nanometers, for radiation of wavelength 330 nanometers, for radiation of wavelength 330 nanometers. कैसे निकाले बोलो, इसमें क्या आइडिया होगा। इसके पहले फोटोन की एनर्जी निकालोगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे N3 बाई लैम्डा, निकालो और उसको ईवी में भी कन्वर्ट करना है।
सर आंसर है ये आ रहा है फोटो लेके ऐसे थ्रेशोल्ड रीजन 295 निकाल कंपेयर कंपेयर करते हैं कम आ गया तो हो जाएगा थ्रेशोल्ड जगह कम आया तो एडमिशन हो जाएगा सुनता है ना तो ज्यादा ये वर्क फंक्शन से जो मैं थ्रेशोल्ड निकाला लैंगड़ा कौन सा था जो क्वेश्चन में जो दिया है वो ज़्यादा है वो ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी ना लैंगड़ा ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी नहीं 3.7 आ रहा है। नहीं चलो ये कैलकुलेट की क्या एनर्जी ये इंसिडेंट एनर्जी कितने होगी एच सी बाई लैम्डा तो एच है 6.63 जिसमें 34 सी एच 3 to 10 to 8 वेवलेंथ कितने की है 330 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ कितने आ रही है एनर्जी बोलो नहीं इसमें सर जूल में बोलो जूल में 0.6 into 10⁻⁻18 -18 जूल और ईवी में चाहिए 0.68 एनसीईआरटी के करवा रहे हो तो ये सब लिखना ही पड़ेगा -18 अपॉन 1.6 into 10⁻⁹ कितना रही है 3.74 ईवी फोटोन की जो इंसिडेंट अपने जो फोटोन दे रहे हैं उनकी एनर्जी इतनी है वर्क फंक्शन कितनी है 4.2 तो मतलब वर्क फंक्शन 4.2 मतलब कि इतना तो देना ही पड़ेगा मतलब इतना आ रहा है तो नहीं हो तो इधर आगे बाद में लिखना पड़ेगा ठीक है वो लिखना है स्टेटमेंट की हियर E is less than 5 here E is less than 5 so no photoelectric emission here E is less than 5 so no photoelectric emission ठीक है next question okay लिखो lines of frequency light of frequency 7.21 light of frequency 7.21 into 10 to 14 7.21 into 10 to 14 hertz is incident on a metal 7.21 into 10 to 14 hertz is incident on a metal. Electrons with maximum speed, electrons with maximum speed, electrons with maximum speed, 6 into 10 to 5 meters per second, 6 into 10 to 5 meters per second are ejected from surface find threshold
frequency, find threshold frequency and threshold frequency. ठीक है. अब इधर ये कहाँ से आएगा? देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन समझो. पहले क्या दिया? पहले पैटर्न इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब किसकी इंफॉर्मेशन दी है? देखो बोर्ड पे ये सब लिखा है. क्या है? न्यू दिया है, मतलब वो एच न्यू पता है. और ये तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है. उससे क्या मिलेगा? के मिल जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर. और क्या निकालना है? न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट निकालना है. कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? पहले इक्वेशन ढंग से प्रॉपर्ली लिखो, बनाओ कि क्या है. न्यू नॉट की इक्वेशन बनाओ, बाद में वैल्यूज डालना है. करो कैलकुलेट. इलेक्ट्रॉन का मान क्या था? 1.6 9 into 10 का minus 31. हो जाती है. पहले इक्वेशन बनाएंगे. क्या होगी इक्वेशन? ये चेक करो. एच न्यू इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू नॉट की जगह क्या लिखें? हाफ एम वी स्क्वायर. तो मुझे न्यू नॉट चाहिए, तो एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर. एच से डिवाइड कर दो, तो न्यू नॉट इक्वल टू न्यू माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2h. अब सब वैल्यूज डाल सकते हैं, फिर से न्यू नॉट आ जाएगा. नाइन 9.68 into 10 14. क्या? 4.74 फाइनल आंसर कितना है? 4.74 into 10 is to 14. चेक करो तो यार है क्या आंसर? 4.74 कितना? कैलकुलेशन सिस्टम से करना है प्रॉपर्ली.
वही तो बात अरे क्या आंसर इसका आसपास इक्वेशन ये भी मैंने लिखी है यहाँ पे, यही यूज करना है। वो सब वैल्यू दिए प्रॉब्लम में, तो क्या लगता है सब ऐसा ही में डालना। ये देखो, ये नोट्स लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े कम्पिटिटिव लेवल पे प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मतलब मान लो 2 से 3 लेक्चर से ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। सब छोटे छोटे चैप्टर इसमें थोड़ी कम है उसमें। नदी को डाउट तो मैं करवा लूँ, पर ऐसे मतलब अगर इतनी 90% जितने हो तो समझ सकते हैं कि वो ऐसे प्रॉब्लम में डाउट हुआ। क्या करो उसमें एक बार चैप्टर कौन सा है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एक काम करो, उसमें ना जिसमें इतनी एक्यूरेसी है ना 70-80 के आसपास, तो जो डाउट्स है ना एक बार वो उसमें देखो कोई पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा डाउट होते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल सेंटर ऑफ मास, उसमें सपोज ऑब्लिक पोजीशन है, इसके डाउट ज्यादा है, तो टॉपिक एक बार आइडेंटिफाई करो। क्योंकि 70-80% एक्यूरेसी मतलब कि कहीं पे शायद कंसेप्ट में जैसे पर्टिकुलर टाइप में इशू स्पीड में करना, उसमें वो तो नहीं उसमें वो नहीं चलेगा। मैंने आगे ही बोला था कि अभी कर रहे तो ढंग से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। वो मैं आगे बताऊंगा, अपना सिलेबस वो सब बताऊंगा, मैं बताऊंगा स्पीड जैसे बढ़ती है। वो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ना वो है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम में आने चाहिए, फिर उसके बाद बढ़ती है वो सेकंड पार्ट। वरना कोई मतलब एक बार देख लो, एक बार एनालाइज कर लो। अगर सिर्फ स्पीड की वजह से तो अपने आप टाइम दोगे तो बढ़ जाएगा। एक बार एनालाइज करते हैं, पहले तो लेके आओ, अब तो डाउट डिस्कस करवा दूंगा, पर पहले मुझे वो देखना है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक में ऐसा हो रहा है इश्यू या ऐसा कुछ है। अगर वो हो तो फिर मैं उसकी पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो मैं दे दूंगा उसमें से बुक में से, वो करो। और अगर सिर्फ स्पीड का इश्यू आ रहा है तो तुम्हें बता वो अपने आप ही हो जाएगा। तो मोस्टली तो क्योंकि सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि इंसान देखने में प्रॉब्लम कर देता है। तो एक बार वापस देख लो तो हमें लगे देख लेता हूँ, तो मेरे वो देख लो टॉपिक वाला वो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लेके आओ। तो सर वो एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन बर्न होगी तो वापस पूरी बर्डन लिख क्वेश्चन लगा
सिर्फ बर्नौली से सॉल्व होगा। एक्चुअली बर्नौली नहीं लगती है, पर इसमें एकदम सही आंसर चाहिए तो बर्नौली नहीं आता है, तो अपने लिए बर्नौली चलता है।